इंटरनेशनल लेवल पे उसके मुल्क के साथ हो क्या रहा है, उसकी करेंसी बैठे बैठे जो डिवैल्यूएशन उसकी करेंसी की होगी है, वो बैठे घर में बैठे बैठे उसके अकाउंट में जो 1 करोड़ पड़े हुए हैं ना, उसकी वैल्यू तकरीबन 70 लाख के बराबर हो जाती है। 30 लाख गवर्नमेंट बस ऐसे हवा में गायब, परचेजिंग पावर खत्म। करेंसीज, अब ये करेंसी तो जायज़ नहीं है ना, आपके अकाउंट में मौजूद 1 करोड़ की जो परचेजिंग पावर है वो बैठे बैठे गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से उनकी इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म नहीं करवाया, उनसे मैनेज नहीं हुआ मुल्क, तो करेंसी की वैल्यू गिर गई है। और आपके आम इंसान जिसके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, जो बेचारा अपने घर में बैठा, उसको पता ही नहीं है इकोनॉमिकल। मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, तो आपको मैंने ये बताना है कि आज का जो दौर है और आज से हज़ारों साल पहले जो हम करेंसी यूज़ किया करते थे, नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने ये समझाना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब रोज़ाना ना हम इसी तरह के सेटअप पे बैठ जाए। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी ना करेंसी की बैक हिस्ट्री को देख लेते हैं। आज से कई साल, कई सदियों पहले हम लोग यूज़ किया करते थे दरहम और दिनार का सिस्टम था, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि ओरिजिनली करेंसी समझी जाती थी। सोने के सिक्के होते थे और चांदी के सिक्के होते थे, तो दरहम और दिनार। तो सोने की जो वैल्यू है दुनिया के इस कोने में, जो दरहम और दिनार की वैल्यू है, अगर आप सोने को दुनिया की किसी दूसरी जगह पर भी लेके जाओगे तो वो एक फिज़िकल मटेरियल है जिसकी वैल्यू हर जगह पर एक जैसी है। लोग उसको एक सेम स्टैंडर्डाइज वैल्यू में की नज़र से देखते थे। तो सोने की वैल्यू यहाँ पर जितनी है, दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी उतनी है, दुनिया के किसी तीसरे कोने में भी उसकी उतनी वैल्यू है। तो दरहम और दिनार तो एक ओरिजिनल जो करेंसी का कॉन्सेप्ट था वो ओरिजिनल था। उसमें करेंसी की वैल्यू जो थी दरहम और दिनार की बेस पर दुनिया के हर कोने पे एक जैसी थी। फिर ये करेंसी सिस्टम आया, बैंकिंग सिस्टम। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो वो ज़्यादा बढ़ती है ना, दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा कम तादाद में पाई जाती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब आप लोहे को देख लो, लोहे की तादाद ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फिर सोना उससे कम है तो वो उस ज़्यादा कीमती है। जो चीज़ कम तादाद में पाई जाती है वो कीमती होती है। चांदी सोने से ज़्यादा है तो चांदी की कीमत कम है। और डायमंड, डायमंड सोने से भी बहुत कम है। क्वांटिटी के इतबार से जो डायमंड की क्वांटिटी है वो सोने से बहुत कम है, तो डायमंड ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है। तो सोने का, गोल्ड और चांदी के क्राइसिस भी आए, तो जिस वजह से जो करेंसीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने करेंसी को एक एज अ अथॉरिटी यूज़ करना शुरू कर दिया कि आपने करेंसी को यूज़ करना है तो ये एक गवर्नमेंट पेपर है। जैसे स्टाम्प पेपर, आप प्रॉपर्टी पेपर लेते हो तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक उसको वैल्यू प्रोवाइड की गई है तो वो भी कागज़ ही है ना, उसके ऊपर कुछ प्रिंट किया हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिक पेपर ऐसा है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर ये आपके पास है, इसका एक स्पेसिफिक नंबर है, एक कोड है, ठीक है, प्रॉपर्टी की लोकेशन यहाँ पर है, इसकी अमाउंट इतनी है, इसकी वर्थ इतनी है, और नीचे आपके थंब जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मानी जाती है, थंब आपका है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, सब कुछ आपका है। तो वो उस पेपर को गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी प्रोवाइड किया, तो उस एक स्पेसिफिक पेपर की जो कीमत है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, प्रॉपर्टी की कीमत उस पेपर के ऊपर मेंशन है कि ये प्रॉपर्टी तकरीबन आपकी 80 लाख या 90 लाख की है। अब आगे ओनर उसको जितने का भी बेचता है। और बात करने का मकसद ये था कि उस प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने एक वैल्यू प्रोवाइड की है, तो लोग उस बाउंड्री से बाहर उसको अपनी मर्जी से कोई फेक पेपर बना के उसको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते, उसको ज़्यादा कीमत प्रोवाइड की जाती है। तो अब जो करेंसी है, करेंसी जब निकली तो अब सोना तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो हर पर्सन के पास अगर दरहम और दिनार होते तो गोल्ड की भी हमें अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए। हमें उतने ही सिक्के बनाने पड़ेंगे, उतने ही चांदी के सिक्के भी बनाने पड़ेंगे, उतने सोने के सिक्के भी बनाने पड़ेंगे, फिर बाद में लोहे का, तांबे का,
इनका भी इनके भी सिक्के बिल्ड किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटल की बजाय फिर वो पेपर की तरफ मूव हुए। अब दौर है डिजिटलाइजेशन का। तो इस डिजिटल दौर में हम लोग दरम और दिनार की बजाय अभी भी छोटे छोटे सिक्के, कुछ कॉइन्स होते हैं, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, कॉइन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा जो अमाउंट होती है उसको पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। अभी भी आप देख लो ना, आज के दौर में भी, तो आज के दौर में भी अगर आपने किसी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी की कोई चीज़ परचेज करनी हो ना, जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन या 100 मिलियन, तो ज़्यादा क्वांटिटी की अगर कोई परचेजिंग होती है तो लोग उसको इतने ज़्यादा पैसे, 100 करोड़, 200 करोड़, 1 अरब, 100 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, वो लोग जेब में डाल के बोरियों में भर के नहीं लेके जाते, बैग में डाल के। वो लोग यूज़ करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, जिसके अंदर डिजिटलाइज फॉर्म में है ना, आपके अकाउंट के अंदर पैसे डिजिटलाइज फॉर्म में सेव कर दिए गए हैं, उसमें काउंटिंग डिजिट्स की फॉर्म में काउंटिंग लिखी है। तो आपने अगर जैसे ही कोई चीज़ परचेज करनी है, आपने सामने वाले पर्सन को उससे एक ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ परचेज की है, तो आप उसको बोरियों में भर के तो नहीं पैसे देते। तो हम ऑलरेडी पैसों को डिजिटलाइज फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो आप उसको अमाउंट सेंड कर देते हो, हालांकि बैंक के पास वो अमाउंट प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद भी नहीं है। जितने पैसे अभी के दौर में लोगों के पास मौजूद हैं, उतने पैसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। अब आप अगर आपके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है ना, तो आप आज अपने किसी करीबी बैंक अकाउंट में जाके, एमसीबी बैंक में, एचबीएल बैंक में या यूबीएल बैंक में जाके 100 करोड़ मांगोगे ना, वो आपको कहेंगे कि आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या फिर 1 माह तक वेट करें, क्योंकि उनकी उस बैंक की ब्रांच में इतने पैसे मौजूद ही नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म में उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपने उनको सेंड करने होंगे ना किसी दूसरे यूज़र को पैसे, तो वो आपके अकाउंट से डिजिट उसी वक्त काट के इधर डिडक्शन हो जाएगी, उधर एडिशन हो जाएगी, तो आपके अकाउंट से 100 करोड़ कट के दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऑलरेडी जो हमारा कल्चर है वो डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी की अगर चीज़ परचेज करते हैं ना, तो हम लोग ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में करेंसीज को यूज़ कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग सिस्टम में नंबरिंग की फॉर्म में। तो अब इस डिजिटल दौर के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, तो करेंसीज भी हम लोग गोल्ड से पेपर में शिफ्ट हुए, पेपर से फिर हम बैंकिंग में शिफ्ट हो गए, और बैंकिंग के बाद अब क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं, जिसके ऊपर किसी मुल्क का कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। तो अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर भी नहीं है कंट्रोल। तो अब हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। ऐसा हर वो काम जिसमें आपकी ओनरशिप नहीं है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट दुनिया का निज़ाम चल रहा है खरीदो फरोख्त के ऊपर, हम लोग ज़िंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिस्म ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, ट्रैवल करने के लिए हम कोई ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कोई ट्रैवलिंग व्हीकल यूज़ करते हैं, गाड़ी, बाइक, कार, ठीक है, एयरप्लेन। और हम लोग अपने कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए जो प्रोडक्ट हम लोग डेली लाइफ में, हम लोगों की जो भी फिज़िकल ज़रूरत है ना, उसको पूरी करने के लिए हर एक नीड के बैक एंड पे एक बिज़नेस है। वो बिज़नेस एक प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है। अगर आपकी नज़रें ठीक नहीं है, तो हम लोग ये ग्लासेस खरीद के पहनेंगे, इसका एक बिज़नेस है। हम लोगों ने लिखना है, हम लोगों ने पेपर पे लिखने के लिए हमें पेन की ज़रूरत है, हमें पेपर की ज़रूरत है। हर एक चीज़ एक प्रोडक्ट के ऊपर बेस करती है। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी डेली लाइफ को परस्यू रखने के लिए, उसी वे में जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको कंप्लीट फुलफ़िल करने के लिए, हर एक नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और हर एक बिज़नेस एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हर एक बिज़नेस एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है। तो अगर आपका बिज़नेस कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट पर बेस नहीं करता,
अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की आप जो चीज़ सेल कर रहे हो उसकी ओनरशिप नहीं है। अब चूंकि ये डोर जोन्स है ये डिजिटलाइज भी हो चुका है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट हो चुकी हैं। आपका फेसबुक अकाउंट है, उसके पेजेस हैं, उन फेसबुक पेजेस की कुछ वर्थ होती है। अब वो तो एक, अब आप कहो कि वो डिजिटल फॉर्म में है, उसकी कोई उसके ऊपर वो डिजिटल फॉर्म में वो तो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है। तो आप उस फेसबुक पेज को आप सेल करके उससे भी अर्निंग करते हो। आपके पास अगर 1 मिलियन सब लाइक्स वाला पेज है तो आप उस पेज को सेल करके उस पेज के बैकएंड पे भी अर्निंग करते हो। क्रिप्टो करेंसी है, उसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को भी आप सेल करके उससे भी आप अर्निंग करते हो। ओनरशिप, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ओनरशिप होना लाजमी है। अगर आपकी ओनरशिप नहीं है ना, वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी भी जगह से, तो वो एक जायज़ बिजनेस वो एक जायज़ बिजनेस माना नहीं जाता। इसकी बैक एंड मेंटालिटी ये है। अब गैम्बलिंग के साथ इस ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को मैच करो ज़रा। गैम्बलिंग में दो पर्सन आपस में बैठे हैं और उनके पास जो उनकी दौलत है, पैसे, वो उनको अपनी जो अर्निंग है, अपने उस कैश को वो लोग एक नॉन एग्जिस्टिंग कोई चीज़, ऐसी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए वो ट्रेड कर रहे हैं आपस में, वो ऐसे ही कहते हैं बैठे बैठे, यार वो चिड़िया बैठी हुई है, वो चिड़िया अगर अगले 1 मिनट में नहीं उड़ती तो तेरे पैसे जो है ना वो मेरे, अगर वो उड़ जाती है तो मैं तुझे डबल दूंगा वापस। शर्त लगाई है ना। अब शर्त किस चीज़ के ऊपर लगाई है? चिड़िया के उड़ने के ऊपर। तो चिड़िया उड़े ना उड़े, उनकी जेब के जो तोते हैं वो ज़रूर उड़ जाएंगे, तो उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। अब इसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, वो लोग एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी जो प्रोडक्ट है वो चिड़िया, वो तो उड़ना ना उड़ना यार उससे तुम्हारा क्या लेना देना, वो उड़े ना उड़े, तो उसके पीछे गैम्बलिंग गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग मेंटालिटी तो ठीक नहीं है ना, ये नुकसानदेह होती है, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो गैम्बलिंग, अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ओनरशिप नहीं है और आप गैम्बलिंग मेंटालिटी में काम कर रहे हैं तो वो जायज़ नहीं मानी जाती। अब यहाँ रही बात करेंसीज की, तो करेंसीज, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वे हमें प्रोड्यूस कर दिया गया है कि आपने करेंसीज को यूज़ करना है। अब क्योंकि करेंसी भी बैंकिंग सिस्टम सूद के ऊपर बेस करता है। पहले जब दरहम और दिनार होते थे तो उसकी कोई फिजिकल वर्थ होती थी, कुछ उसकी वैल्यूज़ होती थी। अब वो वैल्यू करेंसी की वैसी नहीं रही। सोना हर जगह पे एक जैसा होता था, अब हर कंट्री की अपनी करेंसी वैल्यू है। अगर आपके अकाउंट में आज के टाइम पे 100 लाख पड़ा हुआ है ना, 1 करोड़ है, और हमारे जो मुल्क है, हमारे जो ऑनर गवर्नमेंट के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और डॉलर की निस्बत, डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो जाती है। अगर करेंसी हमारी 100 की $1 थी तो अब वो 170 पे आ गई है, करेंसी हमारी डिवैल्यूएशन हो गई है, करेंसी की, डॉलर की वर्थ बढ़ गई। तो अब इस वर्थ, जब जब डॉलर की वर्थ बढ़ गई है, हमारी जो करेंसी है उसकी दुनिया के सामने उसकी औकात कम हो गई है। आप पहले 100 रुपये देकर $1 खरीदते थे, आज आप उसका डबल पैसे दे के वो डॉलर खरीद रहे हो, तो हमारी करेंसी की औकात कम हो गई है, इसकी वैल्यू कम हो गई है ना। अब आप इस वैल्यू से ज्यूम कर लो कि अगर आज से 10-15 साल पहले हमारे पास अगर 1 करोड़ थे, किसी पर्सन ने मेहनत की है 1 करोड़ के बराबर की, उसके पास 1 करोड़ आ गए, तो उसकी परचेजिंग पावर है 1 करोड़ की। उस 1 करोड़ में वो एक बड़ा सा बंगला खरीद सकता था, एक बड़ा बंगला खरीद सकता था 1 करोड़ में। अब बैठे बैठाए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमारी जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है उसकी वैल्यू गिर गई है, और हमारी जो करेंसी है, करेंसी की वर्थ डॉलर के मुकाबले में कम हो गया। डॉलर पहले 100 का था, अब 170 पे आ गया। तो आप 170 दे के वो 100 रुपया, पहले आप 100 दे के $1 खरीदते थे, अब आप 170 दे के $1 खरीद रहे हो। आपके अकाउंट में मौजूद 1 करोड़ की जो परचेजिंग पावर है वो बैठे बैठे गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से
उनकी इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म नहीं करवाया, उनसे मैनेज नहीं हुआ मुल्क, तो करेंसी की वैल्यू गिर गई है। और आपके आम इंसान जिसके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, जो बेचारा अपने घर में बैठा, उसको पता ही नहीं है इकोनॉमिकल इंटरनेशनल लेवल पे उसके मुल्क के साथ हो क्या रहा है, उसकी करेंसी बैठे बैठे जो डिवैल्यूएशन उसकी करेंसी की होगी है, वो बैठे घर में बैठे बैठे उसके अकाउंट में जो 1 करोड़ पड़े हुए हैं ना, उसकी वैल्यू तकरीबन 70 लाख के बराबर हो जाती है। 30 लाख गवर्नमेंट बस ऐसे हवा में गायब, परचेजिंग पावर खत्म। करेंसीज, अब ये करेंसी तो जायज़ नहीं है ना जिसमें आपको बैठे बैठे पता ही ना होगा हो क्या रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे आपके साथ नुकसान हो जाए। आप घर बैठे हुए हो और आपको पता चलता है कि जी डॉलर की प्राइस किधर से किधर चली गई है, और आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर गई है, और जो चीज़ कल को 100 रुपये की थी वो आज 150 की हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों की वैल्यू गिर गई है, हमारी करेंसी की औकात कम हो गई है। तो इंटरनेशनल लेवल पे वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। अब आपका तो कसूर नहीं है, आपने तो 10 साल पहले जो मेहनत करके 1 करोड़ कमाए थे, आप उस 1 करोड़ से जहाँ पर एक 2 कनाल का बंगला खरीद सकते थे, अब आपको उसी 1 करोड़ से 1 कनाल के ऊपर आ जाओगे। और 10 साल ठहरोगे ना तो आपसे 10 मरले का प्लॉट नहीं खरीदा जाएगा उस 1 करोड़ से। बैठे बैठे आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो गई है। अब हम लोग मजबूर हैं इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, डिजिटल सिस्टम को यूज़ करने के लिए। अब हम लोग दरहम और दिनार को यूज़ नहीं कर रहे, सोने के बने हुए सिक्के यूज़ नहीं कर रहे हम लोग पेपर करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग के हवाले से फॉरेक्स एक कंसेप्ट है, ट्रेडिंग हर वो पर्सन करता है जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट करता है। अब मजबूरन उसको करेंसी तो यूज़ करनी है बट कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो वो अगर पाकिस्तान में कोई पर्सन है, वो यूरोप की किसी कंट्री में जाता है, वो यूके में मूव करता है, तो उसको ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की करेंसी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि यूके में तो पाउंड चलता है, आपको पाउंड खरीदना पड़ेगा। अगर आप यूएसए में मूव करते हो तो आपको यूएसडी खरीदना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, अगर आप कनाडा में मूव करते हो तो आपको कनेडियन डॉलर खरीदना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मूव करते हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी है, तो उनकी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ जो पेपर है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरह ये करेंसीज हैं सारी इस तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो जब ये फ्लक्चुएट होती हैं तो एक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, दूसरे की डिवैल्यूएशन हो जाती है, और जिन लोगों के पास ये करेंसी पड़ी हुई है उनका अल्लाह ही हाफिज है, वो फिर नुकसान गवर्नमेंट की तरफ से उनको उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने कह दिया हराम जिमरा, तो यहाँ पे हराम तो पहले से काम हो रहा है। अब हम लोग तो सूद वाले सिस्टम में काम करने पर मजबूर हैं, हम बैंकिंग सिस्टम में काम करने पर मजबूर हैं। हम लोगों को वो करेंसी मजबूरन यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर टॉप डाउन ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सब लोग ये करेंसी यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में हम लोग नॉर्मली जब कंट्री को मूव करते हैं तो आपको करेंसी यूज़ करनी पड़ती है वो मजबूरन, तो आप ट्रेड करते हो नॉर्मली। अब अगर आपके पास बैंकिंग सिस्टम में पैसे पड़े हुए हैं डिजिटल फॉर्म में, आप ट्रेड अगर आप कंट्री शिफ्ट नहीं कर रहे और आप घर बैठे बैठे दूसरी करेंसी खरीदना चाहते हो, तो आप डिजिटल फॉर्म में करेंसी को खरीद रहे हो, उसके ऊपर आपकी ओनरशिप भी है। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मैं इसको गैम्बलिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गैम्बलिंग मेंटालिटी में आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ आइडियोलॉजी की बेस पर ट्रेड कर रहे हो और वो आइडियोलॉजी ओरिजिनल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप चिड़िया के उड़ने के ऊपर ट्रेड लगा रहे हो, चिड़िया उड़े या ना उड़े तो आप पैसे का लेन देन करोगे, वो हराम के ज़िम्मे में मैं कंसिडर करूँगा उसको, क्योंकि उसकी बैक एंड पे कोई बैकबोन नहीं है। अब स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह ही है। अब ये डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर में हम लोग फिजिकली जाके पहले स्टॉक परचेज करते थे। आपने चीनी 50 किलो खरीद लिया, उसको स्टॉक आप लेके आए, फिर उसको सेल करना शुरू किया। आजकल आप इन्वेस्टमेंट का दौर है, तो आप लोग एज ए इन्वेस्टर घर बैठे बैठे किसी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज करते हो और किसी दूसरे पर्सन को सेल करने के लिए दे देते हो। फिजिकल में उसकी एग्जिस्टेंस है, वो चीज़ फिजिकल में एग्जिस्ट कर रही है, बस आप एक ब्रोकरेज सिस्टम के थ्रू वो काम कर रहे हो। एक ब्रोकर है जो ओरिजिनल में वो काम बैकएंड पे परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक करेंसी को परचेज करता है। अगर आप एक सोना नहीं है मामा, आप एक ब्रोकरेज सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपने अगर करेंसी परचेज करनी है तो एक ब्रोकर है, ब्रोकर ओरिजिनल में जाकर वो करेंसी को परचेज करता है सेंट्रल बैंक में, इंटरनेशनल लेवल पर सेंट्रल बैंक
पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक में वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, तो आप ब्रोकर को वो कमीशन प्रोवाइड करते हो उसकी एग्जीक्यूशन की, और आप घर बैठे बैठे वो ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करवाते हो। आपने कुछ पाउंड खरीदना है, आप ब्रोकर को पैसे देते हो कि यार ये लो आपकी कमीशन है, और ये आपने इतना पाउंड मेरा इतने पाउंड खरीद के रख लो और सेव करके रख लो अपने पास, और जब मैं कहूँगा इसको बेच दो तो वो बेच देगा। आपके ट्रेड आप कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल आप हो। अगर कल को इस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो लॉस भी आपको बेयर करना है। अगर तो ब्रोकर आपसे पैसे लेके रख लेता है और बैक एंड पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, वो पाउंड खरीदता ही नहीं है और आपको ये धोखे में रखता है कि मैंने पाउंड खरीदा है, तो बैक एंड पे वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है करेंसी की, वो बैक एंड पे कुछ करता ही नहीं है, अपने पास ही रख लेता है और करेंसी के ऊपर नीचे जाने का वेट करता है। और जब वो करेंसी उसको पता है कि 90% लोगों ने लॉस करना है, वो आगे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, अपने पास रख लेता है, तो वो हराम के ज़िम्मे में जाएगा। अगर तो ट्रेड ओरिजिनल में एग्जीक्यूट हो रही है, आप तो नॉर्मल जो करेंसी पहले भी यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब डेली लाइफ में आप जब शॉप में आप डबल रोटी खरीदने के लिए जाते हो तो आप जो करेंसी दे के डबल रोटी खरीदते हो वो फिर ट्रेडिंग भी फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। करेंसी तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अब डिजिटलाइज सिस्टम है, तो डिजिटल सिस्टम में हम लोग बैंक के थ्रू हम जैज़ कैश यूज़ करते हैं, हम लोग यूपीआई बैंक अकाउंट डिजिटल फॉर्म में हो गए हैं, उनकी एप्लीकेशन मौजूद है, आप पेपाल यूज़ करते हो, आप पेओनिडी यूज़ करते हो, आप स्क्रिल यूज़ करते हो, ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कुछ चलता है, आप क्रिप्टो करेंसी पे आ गए हो, अब सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में आ गया हुआ है। अगर तो वो करेंसी फिजिकल में एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, बैक एंड पे उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप किसी चीज़ की परचेजिंग पावर ही नहीं है और आप उस चीज़ पर ट्रेड करो, वो तो हराम। आप चिड़िया उड़ गई है या नहीं उड़ी, उसके ऊपर आप गैम्बलिंग करने बैठ जाओगे तो वो तो नाजायज़ के ज़िम्मे में गिनी जाएगी। अब कोई करेंसी ओरिजिनल में एग्जिस्ट करती है, आप जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव करते हो तब भी तो आप ट्रेड करते हो। आपने अगर यूके में जाना तो आप पाउंड खरीदोगे, उस मुल्क में तो चलता ही पाउंड है, ट्रेडिंग तो आप तब भी कर रहे हो। तब अगर घर बैठ कर ये काम ब्रोकर के थ्रू करवा देते हो, करेंसी ओरिजिनल में खरीदते हो आप, तो वो नाजायज़ तो नहीं मानी जाएगी। आप ऑलरेडी करेंसी को यूज़ कर रहे हो और अगर आप करेंसीज को एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो ताकि आपको सेंट्रल बैंक में मूव ना करना पड़े, आप बैंकिंग की लाइन में ना लगना पड़े आपको। पहले ट्रेडिंग होती थी तो वो आपको फिजिकल तौर पे ब्रोकर हाउस में बैंकिंग सेक्टर में मूव करना पड़ता था, आपको फिजिकली अपने व्हीकल में बैठ के आपको मूव करना पड़ता था, वहाँ पे जाके आपको करेंसी परचेज करनी पड़ती थी। आज ये भागदौड़ वाला काम ब्रोकर करता है, आप ब्रोकर को कमीशन देते हो और वो आपके लिए वो करेंसी परचेज कर लेता है, वो अपने पास खरीद के रख लेता है। तो इसमें ओनरशिप आपके पास होती है। करेंसी आप अगर ओरिजिनल में खरीद रहे हो, गैम्बलिंग मेंटालिटी के साथ काम नहीं कर रहे। अब ट्रेडिंग में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास ना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि ओरिजिनल ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है। तो बहुत से लोगों ने ना गैम्बलिंग सिस्टम भी बना दिए हुए ट्रेडिंग की बेस पे। बाइनरी ऑप्शन देख लो, 70% बाय और 30% सेल पे वो पेमेंट देना शुरू कर देते हैं, 78% या 38%। अगर आप 5 मिनट के लिए वो 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड नहीं लगाने देते, वो ट्रेड होती नहीं है, वो तो गैम्बलिंग होती है। बाइनरी ट्रेडिंग जो सी है वो गैम्बलिंग के ज़िम्मे में मानी जाती है। तो आप अगर बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो वो दरअसल सीरियस है गैम्बलिंग है। बाइनरी जैसे मैंने ब्रांड्स का नाम ले लिया, ब्रांड्स का नाम नहीं लेना था मैंने। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइनरी ट्रेडिंग में आपको वो 78% वो प्रोडक्ट और बाइंग और सेलिंग में आपको शो करते हैं, वो चीज़ गैम्बलिंग में आती है। ओरिजिनल ट्रेडिंग में आप एक क्वांटिटी के मुताबिक करेंसी परचेज करते हो। जैसे आप रियल लाइफ में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हो, करेंसी परचेज करते हो ना उस वक्त भी, तो वैसे ही आप घर बैठ के ब्रोकर के थ्रू आप करेंसी परचेज कर लो और उसको कमीशन दे दो, वो जायज़ है। इसमें ब्रोकर्स की भी कैटेगरीज हैं, एक तो आती है ओरिजिनल ट्रेडिंग, दूसरी आती है बाइनरी सेक्शन में, जिसमें आपको परसेंटेज की बेस पर पता नहीं कौन कौन से लॉलीपॉप खिलाए जाते हैं। तो वो ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है, वो क्लियरली हराम है। क्योंकि 78% आपने अभी $100 आपने इन्वेस्ट किया है, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 78% रिटर्न आ ही नहीं सकता यार। अगर उसकी अगर तो वो स्पेसिफिकली वो पहले से फिक्स आपको 78% बता देते हैं, कैसे फिक्स बता सकते हैं?
जो बैंक का आपको फिक्स, जो ब्रोकर आपको फिक्स अमाउंट बता रहा है पहले से कि आपको 78% मिल जाएंगे। देखो 2 मिनट के अंदर अंदर करेंसी उतनी कैलकुलेशन के मुताबिक थोड़ी ना उतनी इंक्रीज कर जाएगी कि आपको $80 का प्रॉफिट हो जाएगा। कंपनी ने तो जो करेंसी है करेंसी की मूवमेंट अगर आपकी 3 से 4 पिप मूव की है, करेंसी इतना मूव ही नहीं की, करेंसी की पता चला कि ओरिजिनल में जो रियल लाइफ में करेंसी की औकात भरी है, करेंसी की औकात पहले $100 की थी, वो $100 से तकरीबन $102 पे मूव की है और कंपनी आपको 78% कमीशन दे रही है। तो 78 आ कहाँ से गया? अक्ल मारने से इनकार करती है, उसके बैकएंड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो गैम्बलिंग के सिमरे में जाती है। और जो लोग बैठे 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 एड्स देख के उस सेक्शन में मूव कर जाते हैं, वो एक्चुअली में गैम्बलिंग साइड पे मूव कर गए गलती से और गैम्बलिंग कर रहे हैं, और बाद में 1-2 महीने के बाद उनको पता चलता है कि जी मैं तो ये तो गलत गलत काम कर बैठा हूँ मैं। तो वो गलत बात है। तो बाइनरी ट्रेडिंग में आप गैम्बलिंग सेक्शन में मूव ना करो। अगर ट्रेडिंग ओरिजिनल करनी है तो ब्रोकर्स की कैटेगरीज हैं, 3 तरह के ब्रोकर्स पाए जाते हैं, 3 तरह के ब्रोकर्स पाए जाते हैं, 3 तरह के ब्रोकर्स पाए जाते हैं। एसटीपी ब्रोकर, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस ब्रोकर्स, जो कि आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, सेंट्रल बैंक से जाके वो करेंसी परचेज करते हैं, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। ईसीएन ब्रोकर, ईसीएन ब्रोकर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास मार्केट मेकर्स आते हैं। ईसीएन कम्युनिकेशन नेटवर्क, शायद इसकी एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मेरे जहन से निकल गई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क शायद, ठीक है, इस तरह का इसकी एब्रीवेशन है। ईसीएन ब्रोकर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू डिजिटलाइज फॉर्म में आपकी जो ट्रेड है सेंट्रल बैंक में प्लेस करते हैं, ओरिजिनल में बैकएंड पे ट्रेड इम्प्लीमेंट होती है। जो मार्केट मेकर है, मार्केट मेकर ऐसा ब्रोकर है जो कि जिसके पास अपने डीलिंग डेस्क होते हैं। इसको आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो कि अगर वो आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की है और मार्केट में वो आगे सेंट्रल बैंक को, मार्केट मेकर को की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और वो सेंट्रल बैंक से आपकी ट्रेड फर्दर आपने ब्रोकर को पैसे दिए हैं कि मेरे लिए ग्रेट ब्रिटिश पाउंड खरीद के रख लो, और वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड खरीदता ही नहीं है आपका, उसने अपने डीलिंग डेस्क बनाए हुए हैं और अब पैसे आपके पकड़ के अपने पास रख लेता है, और जब देखता है कि वैल्यू ऊपर नीचे होगी पीछे से ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की, और आपने 180 पे कोई करेंसी खरीदी थी, बाद में वो 170 पे चली गई है, अब आपने सेल कर दिया, तो वो आपको आपके पैसों में से कुछ पैसे अपने जेब में डाल लेगा, बाकी पैसे आपको दे देगा। इसमें तो वो अपना प्रॉफिट कर रहा है। अगर तो उसने ओरिजिनल में वो डॉलर आपकी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया होता, तो वो करेंसी अगर ओरिजिनल में लॉस करती तो पैसे सेंट्रल बैंक के पास होते और उसकी जेब में ना जाते, और आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपको मिल जाती। अब जो मार्केट मेकर है इसके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, ये फायदे में नहीं है। तो आपके पास 2 तरह के ब्रोकर्स जिनको आप प्रायोरिटी दे सकते हो, एसटीपी ब्रोकर हैं और दूसरी साइड पे ईसीएन ब्रोकर्स हैं। अगर जो मार्केट मेकर है उसको अवॉइड करो, उसकी तरफ मूव नहीं करना। और जो बाइनरी ट्रेडिंग है, बाइनरी सेक्शन ऑप्शन, वो जो सी है बाइनरी ट्रेडिंग जो सी है वो आपके लिए जायज़ नहीं है, वो हराम ज़िम्मे में जाती है, वो गैम्बलिंग है प्रॉपर, जिसमें परसेंटेज की बेस पे आपकी कमीशन डिसाइड हो रही होती है। बैकएंड पे कोई कैलकुलेशन नहीं है इतनी, वो तो गैम्बलिंग के ज़िम्मे में जाती है। आप चिड़िया के उड़ने और ना उड़ने के ऊपर जो गैम्बलिंग थी ना, उसमें वही मेंटालिटी है, और आप बस मार्केट में करेंसी के ऊपर जाने और नीचे जाने की मेंटालिटी के ऊपर गैम्बलिंग करते हो, तो वो उसी ज़िम्मे में कंसिडर की जाती है। तो करेंसी को आप इस नज़र से देख सकते हो कि रियल लाइफ में भी आप करेंसी यूज़ करते हो, तो रियल लाइफ में भी हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सूद के ऊपर बेस करता है। इंटरनेशनल लेवल पर करेंसीज़ की वैल्यू गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से अप एंड डाउन होती है, तो आपको लॉस बियर करना पड़ता है। गवर्नमेंट आपको उसका मुआवजा नहीं देती है। आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व अजल अगर हमारी हुकूमत नाअहल होगी तो वो पैसे पड़े 1 करोड़ से 70 लाख पर मूव कर जाएंगे, और 30 लाख का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपको कुछ 1 रुपया भी नहीं देगी।
तो हम ऑलरेडी जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं और जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव करते हो तब भी आप करेंसी परचेज करते हो, तो आप तो ट्रेडिंग तब भी कर रहे हो। जो हमारे मौलवी और मुफ्ती साहब हैं वो भी ट्रेडिंग में वो भी करेंसी तो यूज़ करते ही हैं। आप मुफ्तियों को देख लो, जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, वो भी मजबूर हैं आजकल, वो भी दरम और दिनार यूज़ नहीं कर रहे, वो भी सोना और चांदी यूज़ नहीं करते। अगर आप गैम्बलिंग हराम है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे आप इन्वेस्ट करते हो जो कि सीरियस है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है और वो एक प्रोडक्ट ही नहीं है, आपकी यूजिबिलिटी में नहीं आती, आपकी कोई नीड पूरी नहीं करती, तो अगर आप ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए हराम है। अब चिड़िया उड़ेगी नहीं उड़ेगी, आपको उसको उड़ने से क्या है। दूसरा करेंसी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उसको ऊपर जाने नीचे जाने से क्या है। अगर आपने ओरिजिनल में कोई करेंसी खरीदी नहीं है तो आपको उसको ऊपर जाने और नीचे जाने से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप दो लोग आपस में बैठ के करेंसी के ऊपर और नीचे जाने की बेस पर गैम्बलिंग कर लेंगे तो वो तो हराम कंसिडर की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल में वो करेंसी खरीदी नहीं है। आप सेंट्रल बैंक से ओरिजिनल में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वो जायज़ मानी जाएगी। अगर आप लोग आपस में बैठ के करेंसी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी तो मैं तुम्हें 70% दे दूंगा, तुम मुझे 80% दे देना कमीशन ऊपर, तो वो हराम मानी जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी करो, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से। अब आप जा सकते हो, वीडियो हो गई है मेरी।